नमस्कार, स्वागत है आपका। एफएम न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। जहां लखनऊ में 2024 की तैयारी को लेकर आपको बताएं कि समाजवादी पार्टी ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसी को लेकर चाचा शिवपाल और भतीजे अखिलेश यादव के बीच जो है मुलाकात हुई है। चाचा भतीजे के बीच गाड़ी के अंदर दरअसल गुफ्तगू हुई। चाचा शिवपाल यादव के घर पहुंचे थे अखिलेश यादव, जिसमें आपको बताएं कि लोकसभा चुनाव से पहले ये कयास लगाए जा रहे हैं कि चाचा शिवपाल को अहम जिम्मेदारी मिल सकती है। तो चाचा शिवपाल और भतीजे अखिलेश यादव के बीच आपको बताएं कि गाड़ी के अंदर दरअसल गुफ्तगू हुई है, जिसमें साफ तौर पर ये कयास लगाए जा रहे हैं कि अब जब मैनपुरी चुनाव एक साथ मिलकर चाचा और भतीजे ने लड़ा, तो अब ये साफ तौर पर कयास लगाए जा रहे हैं कि ये हो सकता है कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले शिवपाल यादव को कोई बड़ी जिम्मेदारी समाजवादी पार्टी दे सकती है और इसी को लेकर खास चर्चा हुई है। तो आपको बताया कि ये हो सकता है कि 2024 से पहले साफ तौर पर शिवपाल यादव को बड़ी जिम्मेदारी समाजवादी पार्टी दे सकती है और इसी को लेकर साफ तौर पर खास गुफ्तगू चाचा भतीजे के बीच। और इसी पर खास बातचीत के लिए हमारे साथ डीपी यादव जुड़ गए हैं, प्रसपा के नेता हैं। सर, स्वागत करना चाहूंगी एफएम न्यूज पर। जी धन्यवाद। जी यादव जी, जिस तरीके से आज खास बैठक हुई है, गाड़ी के अंदर गुफ्तगू की गई है, इसके क्या मायने निकाले जाए सर? देखिए, इस समय देश के हालात ठीक नहीं है। 2024 का लोकसभा का चुनाव आने वाला है। निश्चित रूप से आदरणीय शिवपाल सिंह यादव जी उत्तर प्रदेश की राजनीति के जो है कि पुराने कहीं न कहीं जो उत्तर प्रदेश की राजनीति को बारीकी से समझने वाले नेताओं में से एक है। उत्तर प्रदेश की जमीनी हकीकत को समझते हैं, जानते हैं और किस प्रकार से उन्होंने सरकारें चलाई है। 4 बार उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार रही है। तो निश्चित रूप से आदरणीय शिवपाल सिंह यादव जी की एक सक्रिय सकारात्मक भूमिका रहेगी। और चूंकि अखिलेश यादव जी युवा नेतृत्व है, वो 5 साल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, तो वो भी उत्तर प्रदेश की राजनीति को जानते हैं। निश्चित रूप से जो दोनों नेता मिले हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति में, आप देखिए आगे 2024 में एक बड़ा फेरबदल होने वाला है। और जो भारतीय जनता पार्टी का रथ है उत्तर प्रदेश में निश्चित रूप से रुकेगा जी। तो क्या यादव जी बता पाएंगे कि किस बात को लेकर बातचीत खास हुई है? क्या कुछ ऐसी सरगर्मियां भी चल रही है कि 2024 से पहले बड़ी जिम्मेदारी शिवपाल यादव को मिल सकती है पार्टी में, ऐसे कुछ? देखिए एक बात मैं स्पष्ट कर दूं, आदरणीय शिवपाल सिंह यादव जी ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में इतने पद देखे हैं कि अब उनके लिए पद के कोई मायने नहीं है। उनको तो बस उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को रोकना है। उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से लोग कहीं न कहीं तबाह हैं, आज देखिए उत्तर प्रदेश में कितनी समस्या है। उत्तर प्रदेश में जो छुट्टा पशु है, गोवंश है, उनके लिए कुछ नहीं कर रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। किसान और गोवंश
दोनों परेशान है कहीं ना कहीं। उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य की व्यवस्था चरमराई हुई है, उत्तर प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था कहीं ना कहीं चरमराई हुई है। तो इन सब बातों को लेकर के कहीं ना कहीं आदरणीय शिवपाल सिंह यादव जी फिक्रमंद है, चिंतित है। और आने वाले समय में किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी को रोका जाए उत्तर प्रदेश में, जिससे 2027 का जब चुनाव होगा तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को परास्त किया जाएगा उत्तर प्रदेश में। 27 से पहले तैयारी 2024 की फिलहाल ये लग रही है, लेकिन सर ऐसे में क्या ये पूरा माना जाए, क्योंकि जिस तरीके से इसके पहले की अगर हम बात करें तो पहले भी चाचा भतीजे एक साथ चुनावी मोड में आए लेकिन साथ चल नहीं पाए, तो अब जो 24 की 27 की तैयारी की बात आप कह रहे हैं सर, तो क्या ये मान लिया जाए कि चाचा भतीजा मिलकर काम कर पाएंगे? हालांकि नेताजी अब बीच में नहीं है, ऐसे में क्या अखिलेश यादव शिवपाल यादव को पिता के समान समझकर उनका आशीर्वाद लेंगे? ये सवाल दरअसल है। निश्चित रूप से नेताजी हम लोगों के बीच नहीं है, लेकिन नेताजी के जो विचारधारा है वो सभी समाजवादियों के लिए प्रेरणा का काम कर रही है। और नेताजी के जो सपने थे गरीबों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, उन सपनों को उत्तर प्रदेश में किस प्रकार से पूरा किया जाए और देश में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उसको किस प्रकार से 2024 में बाहर किया जाए, इसको लेकर के दोनों लोग काम कर रहे हैं। और निश्चित रूप से आप मान करके चलिए दोनों लोगों का जो साथ है, दोनों लोगों का जिस प्रकार से मैनपुरी में आप देखिए रिकॉर्ड मतों से आदरणीय श्रीमती डिम्पल यादव जी चुनाव जीती थी, और वहीं से भारतीय जनता पार्टी को कहीं न कहीं एक जो सदमा लगा, झटका लगा, वो उबर नहीं पा रही है। आज देखिए किस प्रकार से नगर निकाय के चुनाव को भारतीय जनता पार्टी चलवा रही है, उस डर का खौफ इतना है भारतीय जनता पार्टी के अंदर, तो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी इस समय बैकफुट पर है। चलिए, बहुत शुक्रिया यादव जी आपका जुड़ने के लिए। तो हमारे साथ डीपी यादव जी जुड़े थे, इनका साफ तौर पर ये कहना था कि जो दरअसल अब जो संगठन को किस तरीके से मजबूत किया जाए और जो परिस्थितियां जो चरमराई हुई हैं उनको दरअसल मिलकर ठीक करने की कोशिश अब शिवपाल यादव और अखिलेश यादव की, इसीलिए इन दोनों के बीच मुलाकात हुई। हालांकि आने वाला वक्त बताएगा कि चाचा भतीजे की जो ये सांठगांठ फिलहाल चल रही है, जो ये तमाम बैठकें साफ तौर पर दिखाई पड़ रही है, आखिर ये क्या रंग लेके आती है और क्या कुछ इस बैठक के मायने अब आने वाले समय में निकल कर सामने आते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेपाल के पोखरा में रविवार को हुए प्लेन क्रैश में 5 भारतीयों की मौत हो गई थी। इनमें 4 यूपी के गाजीपुर जिले के कासिमाबाद के रहने वाले थे, वहीं एक अन्य बिहार का था। गाजीपुर के जिन 4 युवकों की हादसे में मौत हुई है, गाजीपुर के चारों युवकों के परिजनों के डीएनए सैंपल कलेक्ट किए गए हैं। प्लेन क्रैश में क्षत विक्षत हो चुके शवों से सैंपल का मिलान कराया जाएगा और इसके बाद शिनाख्त करके शवों को जो है साफ तौर पर भारत भेजा जाएगा। प्लेन क्रैश हादसे में मारे गए विशाल के परिजन प्रशासन से नाराज हैं। सोमवार सुबह वो सड़क पर धरने पर बैठ गए। उनका कहना है कि हादसे के बाद भी प्रशासन ने उनके संपर्क नहीं किया। नेपाल से खबर है कि जिन शवों की पहचान नहीं हुई है उनको काठमांडू लाकर डीएनए प्रशिक्षण कराया जाएगा। वहीं भारतीयों के शवों को लेने के लिए काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास के अधिकारी पोखरा पहुंच गए हैं। पहचान होने के बाद शवों को दिल्ली होते हुए गाजीपुर भेज दिया जाएगा। प्रशासन की तरफ से अभी दूतावास नेपाल से वार्ता हुई है डीएम मैम की, तो वहां से अभी डीएनए मैचिंग के लिए उनके परिवार के लोगों को बुलाया गया है। तो यहाँ से लोगों को भेजा जा रहा है, प्रशासन की तरफ से गाड़ी वगैरह मुहैया कराई गई, उनको यहाँ भेजा जाएगा। जैसे ही वहाँ पे आइडेंटिफिकेशन हो जाएगा आगे जो है। वहीं सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने नेपाल हादसे में मारे गए युवकों के परिजनों से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि विदेश मंत्रालय से लेकर जिलाधिकारी तक सभी लोग पीड़ित परिवारों के साथ हैं। आपको बता दें कि नेपाल में 15 जनवरी को हुए विमान हादसे में कोई भी यात्री जीवित नहीं बचा है। भारत के पड़ोसी देश की राजधानी काठमांडू से पोखरा जा रहा विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। पोखरा एयरपोर्ट पहाड़ी इलाके में है, तो विमान हादसे को लेकर संभावना जताई जा रही थी कि खराब मौसम की वजह से प्लेन क्रैश हुआ था। आपको बता दें कि नेपाल हादसे में गाजीपुर के 4 लोगों की मौत हो गई है। मृतकों के परिजनों से सुभाषपा के अध्यक्ष ओपी राजभर मिलने पहुंचे और ढांढस बंधाया और साथ ही साथ हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। और इस घटना को लेकर के पूरा परिवार दुखी है और हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि परिवार को दुख सहने की क्षमता प्रदान करें। और इस मामले में हम लोगों ने विदेश मंत्रालय से लगायत यहाँ के डीएम, प्रमुख सचिव, चीफ सेक्रेटरी
यूपी सब लोग लगे हुए हैं कि जल्दी से जल्दी पीएम करा करके डेड बॉडी परिवार को सौंप दिया जाए और जो उड्डयन मंत्रालय से जो सुविधाएं हैं उन सुविधाओं को उसके बाद इनको पहुंचाया जाए, इसके लिए हम सब लोग प्रयासरत हैं। अजय जी, मृतक बेहद गरीब परिवार से हैं, चारों के चारों गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं। ऐसे में कुछ आर्थिक सहायता, आर्थिक मदद की बात। देखिए, उड्डयन मंत्रालय जब आप सफ़र किए होंगे कभी फ्लाइट से, उसमें बीमा होता पहले ही। अमरोहा के नौगांव सादात तहसील परिसर में भारतीय किसान यूनियन टिकैत गुट ने कई समस्याओं को लेकर मासिक बैठक की है। आपको बता दें कि तहसील नौगांव सादात परिसर में भारतीय किसान यूनियन टिकैत गुट के तहसील अध्यक्ष सुधाकर सिंह के नेतृत्व में किसानों ने कई मांगों को लेकर बैठक की और जानकारी देते हुए बताया कि गन्ने का आधा सीजन बीत चुका है, लेकिन अभी तक सरकार ने गन्ने का रेट क्लियर नहीं किया। हम मांग करते हैं कि गन्ने का 450 रुपए क्विंटल रेट किया जाए। देखो, हमारी ये मासिक बैठक है। वैसे आज का प्रोग्राम हमने दूसरा करा था, यहाँ छुट्टा पशु बांधने का प्रोग्राम था, लेकिन अभी पीछे एसडीएम साहब ने हम सब वार्ता करी, उसमें 15 दिन का समय मांगा, तो हमने इस महीने के लास्ट तक स्थगित कर दिया है। एक गन्ने का रेट जो आधा सीजन बीत गया और अभी तक गन्ने का कोई रेट डिक्लेयर नहीं हुआ। सरकार से मांग करते हैं जिस महंगाई को देखते हुए गन्ने का रेट कम से कम 450 रुपये कुंटल घोषित किया जाए। दूसरी मांग हमारी लगातार चल रही है, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट, जो मतलब ये जब भी सरकार बनती है, जो भी सरकार आती है, अपने घोषणा पत्र में इन चीज़ों को सबसे पहले लेती है। एक दिया था किसानों को फ्री बिजली देंगे, आज तक किसानों की फ्री बिजली नहीं हुई, ना स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू हुई। जबकि या तो हमें मूल्य सूचकांक से जोड़ दो, भाई फसल के दाम हमें भी तो उतने मिलने चाहिए जितनी जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है। खेती घाटे का सौदा होती जा रही है, छुट्टा पशु पूरी फसल बर्बाद कर रहे हैं, सरकार को कुछ देखने को तैयार नहीं कि किसान की हालत क्या हो रही है। इन्हीं सब चीज़ों को लेकर हम अपनी मासिक बैठक है हमारी, अगर ये हमारी मांग नहीं होती। वहीं मुख्तार अंसारी की 17 जनवरी को एमपी एमएलए कोर्ट में पेशी होगी। आपको बता दें कि 15 जुलाई 2001 को मुख्तार अंसारी के काफिले पर हमला हुआ था। हमले में मुख्तार अंसारी के गनर और ड्राइवर की मौत हो गई थी। इस मामले में ब्रजेश सिंह मुख्य आरोपी हैं और मुख्तार अंसारी एकमात्र आई विटनेस है। आपको बता दें कि 3 और 10 जनवरी को भी मुख्तार की पेशी होनी थी, लेकिन खराब मौसम की वजह से पेशी नहीं हो सकी। फिलहाल मुख्तार अंसारी बांदा जेल में बंद है। वहीं संभल में विधवा महिला को आवारा सांड ने पटक पटक कर मौत के घाट उतार दिया। वहीं महिला की मौत से परिजनों में कोहराम का माहौल बना हुआ है। मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतका के शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। तहसीलदार ने कृषक दुर्घटना बीमा योजना के तहत मुआवजा देने की बात कही। महिला की मौत का पूरा मामला जनपद संभल के थाना हयात नगर क्षेत्र के गांव आढौल का है, जहां पर चंद्रवती पत्नी स्वर्गीय उमेश कुमार खेत से पशुओं के लिए चारा लेने गई थी। उसी दौरान आवारा सांड ने हमला बोल दिया। महिला ने सांड से बचने का काफी प्रयास किया, लेकिन खूंखार सांड ने महिला को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे कि महिला की मौत हो गई। जैसा आप जानते हैं, कृषक दुर्घटना बीमा योजना के तहत मुआवजे का प्रावधान है और इसमें ये प्रावधान है कि यदि कृषक की दुर्घटना में मृत्यु होती है किसी प्रकार से, तो उसे मुआवजे में 5 लाख रुपए की धनराशि दी जाएगी। वर्तमान प्रकरण में श्रीमती चंद्रवती वाइफ ऑफ स्वर्गीय उमेश की मृत्यु हुई है और उनके वारिस एक 16-17 साल की उनकी एक बिटिया है। तो उनका पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। पोस्टमार्टम भी के बताने पर रिपोर्ट के अनुसार दुर्घटना से हुई मृत्यु सिद्ध हो जाती है। तो चूंकि उनका परिवार आश्रित है कृषि पर, उनकी आजीविका का साधन उनके कृषि भूमि से होने वाली आय ही है, तो उनको भरपूर मतलब सहायता दिलाने का प्रयास किया जाएगा। ये इसमें बीमा राशि कितनी इनको मिलेगी? इसमें बहराइच में यातायात नियमों को लेकर लोगों को जागरूक करने के मद्देनजर सैकड़ों की संख्या में महिला आरक्षकों ने आज रैली निकाली। जिलाधिकारी दिनेश चंद्र ने रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। पहुंचे जिलाधिकारी दिनेश चंद्र का कहना है कि रोड पर चलने वाले लोगों को सुरक्षित और सजग रहने के लिए जागरूक किया जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी देखा जाता है कि लोग रोड पर चलने के दौरान उन सभी नियमों को ताक पर रखकर जिंदगी दांव पर लगा देते हैं। और ऐसे में आज ये महिला आरक्षकों ने जागरूकता रैली निकाली है।
वहीं कुशीनगर के चौरा खास थाना क्षेत्र के जौरा गांव में बिजली के तार गिरने से गन्ने के खेत में भीषण आग लग गई, जिससे कि हजारों की फसल बर्बाद हो गई है। आग लगने से 1 एकड़ से ज्यादा गन्ना जलकर खाक हो गया। आग लगने से अफरा तफरी का माहौल हो गया, जिसके बाद गांव वालों ने आग पर काबू पाने की कोशिश की। आपको बता दें कि सूचना देने के 1 घंटे बाद भी दमकल नहीं पहुंची, जिससे काफी नुकसान हो गया। और इसी के साथ उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए FM न्यूज़। नमस्कार।